हीरा और बिरजू विजयनगर के सुंदर गांव में रहा करते थे। हीरा जहां शिकारी था, वहीं उसका छोटा भाई बिरजू व्यापारी था। एक दिन हीरा शिकार करके घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका भाई बिरजू उदास बैठा हुआ है। अरे बिरजू, क्या हुआ? आज तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कैसी छाई हुई है? और तुम राज्य से वापस कब आए? बिरजू की आंखों में आंसू आ गए। भैया, मेरा व्यापार में बहुत नुकसान हो गया। सारा व्यापार खत्म हो गया। मैं बर्बाद हो गया। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। तभी हीरा की पत्नी राधा आ गई। मैं आपका काफी देर से इंतजार कर रही थी। बिरजू जब से घर आया है तब से उदास बैठा हुआ है। मैंने उसे बहुत समझाया कि व्यापार में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, पर उसकी उदासी कम नहीं हो रही। अरे बस 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 मेरे भाई, व्यापार में लाभ भी होता है और हानि भी। कोई बात नहीं ना, होता रहता है, आराम से। पर भैया, अब मैं करूंगा क्या? हीरा गहरी सोच में डूब गया। इस बारे में हम बाद में सोचेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, कल मैं जंगल में शिकार करने जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ आओ। अगर कोई अच्छा शिकार फंसता है तो मैं उसे बेच दूंगा और तुम उससे नया व्यापार शुरू कर लेना। क्या कहते हो? ये सुनकर बिरजू की उदासी कुछ हद तक दूर हो गई। अगले दिन हीरा बिरजू को लेकर जंगल की गहराई में चला गया। बिरजू जंगल के घने वृक्षों और विचित्र सन्नाटे को देखकर आश्चर्यचकित था। अरे भैया, इस जंगल में तो क्या खतरनाक बड़े बड़े वृक्ष हैं और आसपास कितना अजीब सा सन्नाटा है ना। ऐसा लगता है जैसे जंगल में एक भी जानवर ना हो। छोटे, जब जंगल में सन्नाटा होता है तो समझ लो कि आसपास शेर मौजूद है। क्या है कि शेर को देखकर छोटे छोटे जंगल के प्राणी डर के कारण झाड़ियों में छिप जाते हैं। बस हमें भी चौकन्ना रहना होगा, है ना? इतना कहकर हीरा ने जाल फेंक दिया और बिरजू के साथ एक पेड़ के नीचे छिप गया। भैया, हम इस पेड़ के नीचे क्यों छुपे हुए हैं? ये जाल जंगली जानवरों को फंसाने के लिए है। अगर हम इस जाल के पास खड़े रहे तो कोई भी पक्षी या जंगली जानवर हमारे पास आएगा ही नहीं। अब हमें शिकार के फंसने का इंतजार करना होगा। अब बस तुम मजा देखो। दोनों शिकार के फंसने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद एक बेहद सुंदर पक्षी सोने की किरणों सा जगमगा रहा था। वहां आकर जाल पर बैठ गया। जब वह जाल पर बैठा तो वह जाल में फंस गया। हीरा तुरंत जाल के पास चला गया। जाल निकालकर पक्षी को पकड़ लिया। अरे वाह, क्या बात है! देख छोटे, ये तो बड़ा ही सुंदर पक्षी है। इसके बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। बिरजू, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम्हारे व्यापार के लिए धन का इंतजाम हो गया। बिरजू ने पक्षी को गौर से देखा, लेकिन उसके अंदर व्यापारी की बुद्धि थी, शिकारी की नहीं। भैया, ऐसा पक्षी मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे लगता है बाजार में बेचने की बजाय राजमहल में बेचा जाए तो इसकी कीमत सोने के सिक्कों में मिलेगी। मेरे अंदाज से कम 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। क्या कहते हो? तभी पक्षी ने इंसानी आवाज में बोला, मुझे राजमहल मत ले जाओ, वहाँ मेरी जान को खतरा है। पक्षी की इंसानी आवाज सुनकर हीरा थोड़ा डर गया, पर बिरजू खुश हो गया। अरे वाह भैया, ये तो हमारे जाल में एक जादुई पक्षी फंस गया। ये तो बोलता भी है। ये राजमहल में मनोरंजन कर सकता है। ये तो बिल्कुल मनुष्यों जैसे बोलता है। पर तुम ये क्यों कह रहे हो कि राजमहल में तुम्हारी जान को खतरा है? पक्षी कुछ देर चुप रहा और बोला, मैं ये नहीं बता सकता, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बिरजू क्रोधित हो गया। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? सुनो, अगर तुम मुझे राजमहल में बेचोगे तो वहां से अधिकतम तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के मिलेंगे, पर मैं तुम्हें और भी दे सकता हूँ। मैं एक ऐसी गुफा जानता हूँ जहाँ सोने का भंडार है। तुम मुझे वहीं पे ले चलो, मैं तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के दिलवा दूंगा। इतना सुनकर हीरा चौंक गया। भैया, पहले इसे घर ले चलते हैं, फिर निर्णय लेते हैं कि हमें इसकी बात पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। हाँ ठीक है, चलो। और दोनों भाई उसे लेकर अपने घर लौट आए। घर पर हीरा ने सारी घटना अपनी पत्नी राधा को सुनाई। राधा पक्षी की ओर देखकर कुछ संजीदा हो गई। मुझे इस पक्षी पर तरस आ रहा है। हो सकता है ये सही बोल रहा हो।
क्या पता इसकी जान को खतरा हो। तभी वहां बिरजू आ जाता है। अरे क्या भाभी, आप भी क्या बातें कर रही हैं? देखिए, इस पक्षी की बात पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये कोई पिशाच हो और ये हमें भ्रम में डाल रहा हो। हाँ, ये भी तो हो सकता है। देखिए, आजाद करने की बजाय इसे राज दरबार में राजा को अच्छे दामों पर बेच देना बेहतर होगा। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ये सुनकर राधा गहरी सोच में पड़ गई। अगर तुम्हारी बात सही है तो ये हमारे राज्य के राजा के लिए कभी खतरा बन सकता है। अरे भाभी, व्यापारी की तरह सोचो, व्यापारी की तरह, शिकारी की तरह नहीं। सोचो कितना बढ़िया दाम मिलेगा इसका। देखो बिरजू, मैं शिकारी की पत्नी हूँ तो शिकारी की तरह ही सोचूंगी ना। अगले दिन हीरा और बिरजू पक्षी को पिंजरे में बंद करके राजमहल की ओर निकल पड़े। रास्ते में पक्षी हीरा से बोला, देखो, तुम्हारे पास अभी भी समय है। इस राज्य का राजा क्रूर है। जरूरी नहीं कि मेरे बदले वो तुम्हें धन दे, बल्कि वो तुम्हें मार देगा। इतना सुनकर हीरा रुक जाता है। आखिर वो तुम्हें क्यों मार देगा? क्या तुम उसे जानते हो? देखो, मैं अभी पूरी तरह तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें वो रास्ता बता सकता हूँ जहाँ सोने के सिक्के हैं। यदि तुम चाहो तो। अरे भैया, इसकी बातों में मत आओ। पहले इसे राजमहल ले चलो और अच्छे दाम ले आओ। देखो, मैं तुम दोनों को सोने के सिक्के दिलवा सकता हूँ। एक नदी पार करो, वहाँ एक गुफा है, उसमें भंडार है, सोने का भंडार। इतना सुनकर बिरजू डर गया। अरे वहां तो दैत्य का शासन है, बड़ी बड़ी अफवाहें हैं उसके बारे में। ए भैया, इसकी बात मत मानो। वो गुफा वाकई में बहुत खतरनाक है। नहीं नहीं, उसके बारे में तो सोचना भी मत। वो अफवाह जानबूझकर फैलाई गई है ताकि कोई साधारण मनुष्य वहां ना पहुंच पाए। हीरा पक्षी की बातों से थोड़ा प्रभावित हुआ, पर बिरजू ने विरोध नहीं छोड़ा। तभी पक्षी उदासी भरे स्वर में बोला, देखो, तुम्हारे पास निर्णय बदलने का समय है। राजमहल जाना जोखिम भरा होगा, पर यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। ओ भैया, इसकी बातों में मत आओ, ये तुमको फंसा रहा है। तभी पक्षी की आंखों में आंसू आ गए। हीरा उसकी आंखों को देखकर नरम पड़ गया। इसकी आंखों के आंसू झूठ नहीं हो सकते बिरजू। अगले ही पल बिरजू ने झाड़ियों से एक लकड़ी उठा ली और हीरा के सर पर जोरदार वार कर दिया। हीरा चीखते हुए गिर पड़ा। ये क्या किया तुमने? तुमने अपने ही भाई को मार दिया। हाँ तो क्या इसकी पूजा करनी थी? इसको तो मारना ही था। राजमहल से मिलने वाले धन में मैं अकेला लाभ उठाऊंगा, अकेला। मैंने तो ये सोचा था कि जब राजा को तुम्हें बेचकर आऊंगा तो रास्ते में अपने भाई को निपटा दूंगा, लेकिन मेरा भाई तो तुम्हारी बातें मानकर जिद पे अड़ गया था। जो काम बाद में करने वाला था वो काम मैंने अभी कर दिया। चलो भाई, एक काम तो खत्म हुआ, चलो अगले काम की ओर चलते हैं। इतना कहकर बिरजू पिंजरे को लेकर राजमहल की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद बिरजू राज दरबार में खड़ा था। सिंहासन पर राजा सूरज बैठा था। महाराज की जय हो। महाराज, ये देखिए, मैं आपके लिए एक ऐसी भेंट लेकर आया हूं जिसे देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बिरजू है महाराज, और मैं हूं एक व्यापारी, और आपके लिए लाया हूं एक बेहतरीन तोहफा। हाँ, तो दिखाओ, क्या भेंट लेकर आए हो? दिखाओ। बिरजू ने पिंजरा सामने रख दिया। ये देखिए महाराज, एक विचित्र पक्षी जो मनुष्य की तरह बोलता है। पक्षी को देखते ही राजा सूरज की आंखें खून से भर उठी। वो चौंक कर खड़ा हो गया। सैनिकों, इस बिरजू को तुरंत बंदी बना लो। सैनिकों ने आदेश का पालन किया और बिरजू को पकड़ लिया। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ गलती हो गई क्या? मूर्ख, इस पक्षी की तलाश मैं वर्षों से कर रहा था। तूने मेरा काम आसान कर दिया, पर मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये पक्षी बोलता है और इसने तुझे जरूर मेरे रहस्य बताया होगा, और जो भी मेरा रहस्य जानता है वो जीवित नहीं बचता। ये सुनकर बिरजू डर से कांप उठा। महाराज, महाराज दया कीजिए,
इसने मुझसे केवल इतना कहा था कि राज दरबार मत ले जाओ, राजा मेरी जान का दुश्मन है। लेकिन मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। झूठ, साफ साफ झूठ। इसने तुझे और भी बहुत कुछ बताया होगा। राजा सूरज ने तलवार निकाल ली और पक्षी की ओर घूरते हुए बोला, हाँ, आखिरकार तू मेरे हाथ आ ही गया। उधर हीरा को होश आ गया। उसका सिर खून से लथपथ था। वो तालाब के पास गया। मेरे अपने छोटे भाई ने मुझ पर हमला किया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मैंने तो उसे बेटे की तरह पाला था। हीरा देर तक रोता रहा। अचानक उसे पक्षी की याद आई। जरूर बिरजू उस पक्षी को राज दरबार ले गया होगा। मुझे उसे बचाना होगा। वो उठकर खड़ा हुआ, पर उसके मन में एक और विचार आया। राज दरबार जाने से पहले मुझे उस गुफा तक जाना चाहिए। देखता हूं कि पक्षी ने जो कहा था वो सच है या झूठ। हीरा नदी के किनारे पहुंचा। उसने नदी पार की और उस गुफा तक जा पहुंचा। अंदर अनगिनत सोने, चांदी और कीमती खजाने का भंडार था। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि वो पक्षी सच कह रहा था। लेकिन उसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं भूल पा रहा कि मेरे छोटे भाई ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। मेरे बेटे जैसे भाई ने। वो गुफा से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी वहां एक साधु आ पहुंचा। पहली बार देख रहा हूं कि कोई मनुष्य इतना खजाना छोड़कर खाली हाथ जा रहा है। कौन हो तुम बच्चे? मैं एक अभागा बड़ा भाई हूं साधु महाराज, जिसे उसके छोटे भाई ने मारने की कोशिश की। अब तो मेरा संसार से मोह भंग हो गया है। क्या करूंगा जी के? इससे अच्छा होता कि मर ही जाता। सब सच सच बताओ, क्या हुआ है? हीरा ने पूरी घटना साधु को सुनाई। मेरा भाई मुझे मरा समझकर पक्षी को लेकर राजमहल चला गया। साधु ने रहस्यमय अंदाज में हीरा को देखा और कहा, क्या तुम जानते हो वो पक्षी कौन है? कौन है साधु महाराज? वो कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि इस राज्य का असली राजा है, राजा विक्रम। ये सुनकर हीरा बुरी तरह से चौंक उठा। क्या? राजा विक्रम? पर यह कैसे संभव है? साधु गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद साधु बोला, राजा विक्रम एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। अगर वो किसी पर सबसे अधिक विश्वास करता था तो वो था उसका छोटा भाई राजकुमार अशोक। पर विक्रम ये नहीं जान पाया कि राजकुमार अशोक अंदर ही अंदर उससे जलता था। उसे अपने भाई विक्रम की लोकप्रियता बिल्कुल मंजूर नहीं थी। राजा विक्रम महल के बगीचे में बैठा हुआ था कि तभी उसका छोटा भाई राजकुमार अशोक आ गया। भैया मैं क्या कह रहा हूं कि काफी दिनों से हम दोनों शिकार पर नहीं गए। महाराज बनने से पहले हम दोनों मित्रों की तरह जंगल जाया करते थे, शिकार करने। बढ़िया शिकार किया करते थे। चलो ना भैया, चलते हैं, दोनों मिलकर शिकार करेंगे। क्या कहते हो? अच्छा, तो क्या तुम सोचते हो कि मैं महाराज बन जाने के बाद तुम्हारे साथ बड़े भाई की तरह शिकार करने नहीं जाऊंगा? अरे भाई, जरूर चलूंगा। चलो। कुछ देर बाद विक्रम और अशोक घने जंगल में खड़े थे। ओहो भैया, मैं क्या कह रहा था कि जंगल में कोई शिकार तो मिल नहीं रहा। लगता है कि आज तो मेरी किस्मत ही खराब है। छोटे, चिंता मत करो, थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य का फल अच्छा होता है। अशोक कुछ देर चुप रहा और फिर अचानक बोल उठा, भैया, मैंने सुना है कि हमारे राजकोष का आधा खजाना गायब हो गया है। कहाँ जा रहा है कि तुमने वो खजाना कहीं छुपा कर रख दिया है? हाँ छोटे, बात यह है कि कुछ दिनों से राजकोष से चोरी हो रही थी, इसलिए मैंने महल में केवल थोड़ी रकम छोड़ी है। बाकी के खजाने को मैंने छुपा दिया है। वो खजाना प्रजा की भलाई के लिए है। अशोक की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने अंदर ही अंदर मंत्र पाठ शुरू कर दिया। कुछ ही पल में उसने एक अभिशापित मंत्र पढ़कर फूंका। अगली ही पल
राजा विक्रम एक विचित्र पक्षी में परिवर्तित हो गया। अरे ये क्या हो गया? अरे मैंने जो मंत्र फूंका था उससे तो इसको मर जाना चाहिए था, पर ये तो पक्षी में बदल गया। शायद अभी मुझे ठीक से सिद्धि नहीं मिली है। ये तुमने क्या किया? इसका मतलब मेरे गुप्तचर सही कह रहे थे कि महल में कोई काली पूजा कर रहा है, यानी वो तुम थे। हाँ, मैं ही था। मैंने तुझे मारने के लिए काली सिद्धि की थी। शायद ठीक से सिद्धि हुई नहीं, इसलिए तू मर नहीं पाया, लेकिन एक पक्षी में परिवर्तित हो गया। पर चिंता मत कर, अब पक्षी के रूप में मैं तुझे आसानी से समाप्त कर दूंगा और राज्य पर अधिकार कर लूंगा। इतना बोलकर अशोक ने तलवार निकाल ली। तभी पक्षी उड़कर वहां से भाग गया। पक्षी बनकर विक्रम एक गुफा के पास पहुंचा, जहां उसने अपना महल का छिपा हुआ खजाना छोड़ा था। तभी वहां एक साधु आ पहुंचा। साधु को देखकर विक्रम की आंखों में आंसू आ गए और उसने सारी घटना साधु को बताई। साधु ने ध्यान लगाया, फिर आंखें खोलकर कहा, हम तेरे छोटे भाई ने बहुत खतरनाक काला जादू किया है। तुम्हारी किस्मत अच्छी रही है कि वो पूरी तरह सफल नहीं हुआ, इसलिए तू केवल पक्षी बन गया। पर तू अपने असली रूप में तभी लौट सकेगा जब तेरा छोटा भाई अशोक का अंत होगा। पर इतनी आसानी से वो नहीं मरेगा। तुझे उसकी मौत के लिए एक विशिष्ट तलवार चाहिए होगी। उस तलवार पर यज्ञ करके उसे चमत्कारी शक्ति देनी होगी। उसी तलवार से अशोक का अंत संभव होगा, क्योंकि उसने अब राक्षसी काली शक्ति की पूजा आरंभ कर दी है। जब तक तुम्हारे छोटे भाई का अंत नहीं हो जाता, तुम यहीं पर रहना, और हाँ, जंगल से बाहर मत जाना। ये सुनकर हीरा स्तब्ध रह गया। हो सकता है कि उस समय वो पक्षी टहलने के लिए निकला हो और गलती से तुम्हारे जाल में फंस गया हो, और तुम्हारे छोटे भाई की वजह से वो मौत के मुंह में पहुंच गया। अब राजा सूरज ना तो राजा विक्रम को जीवित छोड़ेगा, जो कि पक्षी की रूप में है, और ना ही तुम्हारे भाई बिरजू को जीवित छोड़ेगा। साधु महाराज, कैसे भी करके मेरे छोटे भाई को बचा लीजिए। जिस भाई ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, तुम उसे ही बचाना चाहते हो? महाराज, भूल तो हर मानव से होती है। मेरे भाई से भी भूल हो गई, परंतु मैं उसके जैसा नहीं हूं। तुम वाकई में बहुत ही अच्छे इंसान हो। इतना बोलकर साधु ने मंत्र पढ़ा। अगले ही पल उसके हाथ में एक तलवार प्रकट हो गई। साधु ने वो तलवार हीरा को थमा दी। जाओ, इस तलवार से राजा सूरज का अंत कर दो। राज दरबार में जाकर युद्ध का ऐलान करना और सीधा इस तलवार से वार करना। वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जाओ। हीरा तलवार लेकर राज दरबार पहुंचा। उसका छोटा भाई बिरजू बंदी बना हुआ था और राजा सूरज के हाथ में तलवार थी। अरे कौन है तू? मैं कौन हूं ये छोड़ो। मैं तुम्हें सीधे सीधे युद्ध के लिए ललकारता हूं। इतना कहकर राजा सूरज क्रोध में हीरा की ओर तलवार लेकर आ गया। हीरा ने तुरंत वार कर दिया। जैसे ही तलवार राजा सूरज के शरीर पर पड़ी, वो चीखते हुए गिर पड़ा। ये कैसे हो सकता है? डायन ने तो वचन दिया था कि संसार की कोई भी तलवार मेरा अंत नहीं कर सकती। अचानक काला धुआं फैला और डायन प्रकट हो गया। तुझ पर साधारण तलवार से नहीं, बल्कि यज्ञ से अभिमंत्रित से वार किया गया है। अगर इस तलवार से मुझ पर भी वार किया जाए तो मेरा भी अंत हो सकता है। तो फिर तेरी क्या औकात है? इतना कहकर डायन गायब हो गया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और पिंजरे से पक्षी गायब होकर रंग बिरंगी किरणों में बदल गया। सामने राजा विक्रम प्रकट हो गए। अरे ये क्या महाराज, आप हमें तो आपके छोटे भाई सूरज ने बताया था कि जंगल में शिकार के दौरान आप जंगली जानवरों के हाथों मारे गए। झूठ बोल रहा था वो। राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। काश तुम गद्दार नहीं होते भाई।
काश तुम हमें समझते। हम तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह मानते थे। तुम्हारे बड़े भाई हमेशा तुम्हारे मित्र की तरह तुम्हारे साथ शिकार खेलने गए थे। बिरजू फूट फूट कर रोने लगा। भैया भैया, आप जीवित थे, मुझे अच्छा लगा। बस मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया भैया, बहुत बड़ा। इसकी गर्दन उड़ा दी जाए सैनिकों। ये वही है जिसने मेरे सामने ही बेचारे हीरा पर जानलेवा हमला किया था। महाराज मेरे छोटे भाई को क्षमा कर दीजिए। जो भी हुआ अनजाने में हुआ। मुझे माफ कर दो भैया। मैंने व्यापार में सारा धन वैश्याओं में लुटा दिया था, और जब मैंने इस पक्षी को देखा तो मेरे मन में लालच आ गया, और मैंने सोचा कि इस पक्षी को राज दरबार में पेश कर दूंगा तो मुझे सारा धन मिल जाएगा। इसी लालच में मैंने आप पर हमला कर दिया। बस छोटे, बस सुबह का भूला। अगर शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। कोई बात नहीं। मैं ये बात तुम्हारी भाभी को कभी नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम वचन दो कि आगे से कोई ऐसा गलत काम नहीं करोगे। हाँ भैया, वचन देता हूं, मैं कभी नहीं करूंगा, कसम से नहीं करूंगा। राजा विक्रम ने हीरा को ढेर सारा धन दिया और हीरा बिरजू को लेकर घर लौट आया। उस दिन से बिरजू सचमुच सुधर गया और नया जीवन शुरू किया।